नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। उन्हें द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। छत्तीसगढ़ के रहने वाले रमेश बैस फिलहाल त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। उन्होंने झारखंड सरकार के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए काम करने की बात कही है। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का नया गवर्नर बनाया गया है। वे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल खत्म हो गया था। झारखंड का राज्यपाल बनाए जाने के बाद रमेश बैस ने कहा कि वे राज्य सरकार के साथ मिलकर झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे। झारखंड में भी वहां की सरकार के साथ बैठकर जो योजनाएं वो बनाए होंगे विकास के बारे में, उनके साथ हम मिलकर सहयोग करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा हम ले जाएं और झारखंड का विकास करें। हमारा यही प्रयास होगा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रमेश बैस ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड नक्सल प्रभावित राज्य है। ऐसे में सरकार से मिलकर इस समस्या के समाधान की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ का नक्सलाइट समस्या है, वहां भी नक्सलाइट समस्या है और सरकार से बात करेंगे कि नक्सलाइट समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और उनके साथ मिलकर उसका भी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। झारखंड के नए राज्यपाल ने कहा कि वे सरकार से तालमेल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका प्रयास होगा कि राज्य सरकार के साथ किसी तरह का टकराव ना हो। हमारा प्रयास रहेगा कि कोई ऐसा टकराव वाली स्थिति ना है और मुझे विश्वास है कि मैं अपने कामों के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर मैं मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करने में सफल होऊंगा। एक नजर डालते हैं झारखंड के नए राज्यपाल के बारे में। रमेश बैस छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। बीजेपी के लोकप्रिय नेता हैं रमेश बैस। 1978 में रायपुर नगर निगम के लिए चुने गए। 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कई मंत्रालयों को संभाला। बैस रायपुर से 7 बार सांसद रह चुके हैं। रमेश बैस 20 जुलाई 2019 से त्रिपुरा के गवर्नर हैं। रायपुर से ममता लांजेवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रमेश बैस को झारखंड के नए राज्यपाल बनाने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का सरकार के साथ तालमेल ठीक था, ऐसे में अभी उन्हें नहीं हटाना चाहिए था। वहीं जेएमएम ने कहा है कि किसी आदिवासी चेहरे को ही झारखंड का राज्यपाल बनाना चाहिए था। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस जेएमएम पर पलटवार किया है और कहा है कि आदिवासी गैर आदिवासी की बात करना कांग्रेस जेएमएम की मानसिकता को दर्शाता है। अभी जो है महामहिम हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को हटाना उचित नहीं था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी, भावुक और काम करने वाली महिला में से हैं और वैसे भी ये ट्राइबल स्टेट है और इतनी पढ़ी लिखी अच्छी महिला थी, तो उनको थोड़ा उनका कार्यकाल रहता तो कोई ये राज्य के लिए अच्छा ही होता। जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेतागण हैं, जो बात करते हैं कि हम आदिवासियों के प्रति, उनके विकास के प्रति काफ़ी गंभीर हैं, चिंतित हैं, तो अगर यहाँ राज्यपाल किसी आदिवासी एक विद्वज्ञ को अगर यहाँ बनाया जाता तो निश्चित रूप से राज्य के आदिवासियों के उत्थान के क्षेत्र में काम होता। महामहिम राज्यपाल आदिवासी समाज से आती है। हालांकि ये पद कोई जात में बांटने का पद नहीं है, लेकिन इन लोगों ने महामहिम राज्यपाल को इग्नोर करके और अपने आप कैबिनेट के माध्यम से टीसी का गठन करने का काम किया है। और इसी परिस्थिति में इस तरह से आदिवासी और गैर आदिवासी की बात करते हैं तो ये लोग विद्वेष की राजनीति तो जब से सरकार बनी तब से कर ही रहे हैं और दुर्भावना से ग्रसित होकर के इस प्रकार की बातों का प्रयोग कर रहे हैं। झारखंड में लगातार हो रही ट्रांसफर पोस्टिंग पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अधिकारियों का ताबड़तोड़ तबादले से लगता है कि राज्य सरकार विकास नहीं चाहती, जिस पर जेएमएम ने पलटवार किया है। झारखंड में एक बार फिर बड़े पैमाने पर आईएएस, आईपीएस और झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करती है
और झारखंड में इसका पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई अधिकारियों का ट्रांसफर 6 और 8 महीने में हो जाता है। इससे लगता है कि राज्य सरकार विकास नहीं चाहती है। बहुत लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग 6 महीना में 8 महीने में किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि ये स्वयं ही इस बात को कहने के लिए कि वो विकास नहीं चाहते हैं। हेमंत सोरेन के सत्ता में आने के साथ ही राज्य में अधिकारियों के तबादले की बाढ़ सी आ गई। सिर्फ 2021 में ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें तो 22 जनवरी को 3 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ। 28 जनवरी को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। 4 फरवरी को 2 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया। 19 फरवरी को 2 IAS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। 19 फरवरी को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 13 पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। 23 फरवरी को राज्य के 63 DSP का तबादला किया गया। 7 अप्रैल को 10 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ। 7 अप्रैल को ही झारखंड प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का तबादला किया गया। 28 मई को 5 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया। 15 जून को 10 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया। 24 जून को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 48 पदाधिकारियों का तबादला किया गया। 1 जुलाई को 112 BDO की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। 5 जुलाई को 8 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया। 5 जुलाई को ही 10 DDCS स्तर के अधिकारियों का तबादला हुआ। 5 जुलाई को 30 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया। तो सरकार बनने के बाद लोग ट्रांसफर का उद्योग चला रहे हैं, जो प्रत्येक महीना, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक 15 दिन में अखबार में सुर्खियों के साथ छपता है कि लोगों का स्थानांतरण किया गया। तो ये स्थानांतरण को एक उद्योग का रूप ले चुके हैं। अब जान ही रहे हैं कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर लोगों के स्थानांतरण किए जाते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं कि जितने ट्रांसफर पोस्टिंग उन लोगों ने किए थे, उसका आधा ट्रांसफर पोस्टिंग भी सरकार ने नहीं किया है। जो जरूरी ट्रांसफर पोस्टिंग है, जो रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग है, वो तो होगा ही। प्रशासनिक दृष्टिकोण से कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग करने पड़ते हैं, लेकिन जो लोग सवाल उठाते हैं पहले उनको अपने आप में झांक कर देखना चाहिए। राज्य में सत्ता बदलती है तो अपने अपने पसंद के अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। साथ ही ठीक से काम नहीं करने वाले अधिकारियों का तबादला होता है। लेकिन झारखंड में 1 साल के भीतर एक अधिकारी का 1 से ज्यादा बार ट्रांसफर हो रहा है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। दिल्ली से अमितेश के साथ रांची से निरंजन और अविनाश की रिपोर्ट। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने गुरु शिष्य योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत गुरु को 12,000 रुपए, सहायक को 7,000 रुपए मानदेय दिए जाएंगे। वहीं शिष्य के खाने के लिए 3,000 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के प्रशिक्षण नियम और झारखंड औद्योगिक नीति को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने के बराबर अतिरिक्त वेतन देने का फैसला लिया गया है। वहीं अनुबंध कर्मियों को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया जाएगा। कैबिनेट ने लॉकडाउन के दौरान अंतर्राज्य बसों का दंड शुल्क माफ करने का भी फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा 6 प्रस्तावों पर विचार किया गया और कुल 6 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। जो पहला प्रस्ताव है वह पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से है और यह प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति दी गई वह गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण नियम 2021 के गठन के बारे में है। हमारी जो भी लोक कलाएँ और परंपराएं जो कि विलुप्त हो रही हैं या फिर जिनका अग्रसारण नहीं हो पा रहा है, विस्तार नहीं हो पा रहा है, उनके संरक्षण और विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है और इसके कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण नियम बनाए गए हैं। वहीं दुमका के सदर प्रखंड में मिड डे मील घोटाला सामने आया है। पूरा मामला 2,630 क्विंटल चावल घोटाले का है, जिसकी कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच के क्रम में एक गड़बड़ी पाई गई है।
उपायुक्त महोदया के द्वारा जांच का निर्देश दिया गया था, उनको शिकायत प्राप्त हुआ था और हमें भी शिकायत मिला था। हमने जांच किया, गोदाम पंजी का निरीक्षण किया, भंडार पंजी का निरीक्षण किया, आपूर्ति कार्यालय से कितना चावल प्राप्त हुआ उसकी हमने जांच की। शिक्षा विभाग द्वारा पता लगाया कि कितने विद्यालयों का आवंटन दिया गया है चावल, तो उससे पता चला कि अभी पिछले 3 सालों में 18 से लेकर अभी तक 17,176 क्विंटल 66 किलोग्राम चावल का वितरण आपूर्ति किया गया है गोदाम को। गढ़वा में पीडीएस दुकानों में सप्लाई किए जाने वाले राशन में घोटाला सामने आया है, जिसके बाद बाजार समिति गढ़वा के तत्कालीन ट्रांसपोर्टर अरुण कुमार गुप्ता और डोर स्टेप डिलीवरी नगर उटारी के अभिकर्ता पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कोरोना काल में गरीबों के लिए सरकार राशन उपलब्ध करवा रही है ताकि काम धंधा बंद होने के बाद भी भूखे रहने की स्थिति न आए, लेकिन आपदा को भी लोगों ने अवसर में बदल दिया है। गढ़वा में पीडीएस दुकानों में सप्लाई किए जाने वाले राशन में घोटाला सामने आया है। झारखंड राज्य खाद्य निगम बाजार समिति गढ़वा के तत्कालीन ट्रांसपोर्टर अरुण कुमार गुप्ता और डोर स्टेप डिलीवरी नगर उटारी के अभिकर्ता शिवम प्रकाश के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिन 2 लोगों पर एमओ ने प्राथमिकी दर्ज कराई है उसमें एक ठेकेदार तो दूसरा ट्रांसपोर्टर है। इन दोनों पर प्रति बोरी 2 से 2.5 किलो अनाज गोदाम प्रबंधक पर कम देने का आरोप लगाया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नगर उटारी के द्वारा ये प्रतिवेदन उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिया गया है। एक तरफ कोरोना में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो गरीबों के निवाले पर डाका डाल रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट विस्तार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, कल शाम 6 बजे होगा केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कल शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से कल शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कैबिनेट विस्तार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, कल शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से मंत्रियों और सांसदों को इस केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलती है। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर आस्था का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच चुका है। 300 साल से चली आ रही इस परंपरा का इस बार क्या स्वरूप होगा, यह हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही तय हो पाएगा। दरअसल पिछले साल 2020 में भी कोरोना संक्रमण की वजह से रांची में रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का स्वरूप और पूजा की प्रक्रिया को लेकर पूरा मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। 5 जुलाई को जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर पूजा के संक्षिप्त स्वरूप की अनुमति मांगी गई है। याचिका में कहा गया है कि रथ यात्रा और मेला जैसी कोई चीज इस बार संक्रमण को देखते हुए नहीं निकाली जाएगी। बस 101 लोग पूजा की परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को लेकर जगन्नाथपुर मंदिर से मौसीबाड़ी तक ले जाकर परंपरा का निर्वहन करेंगे। कि जो रथ यात्रा है जो 2 दिन में होता है 12 जुलाई और 20 जुलाई को, उसकी अनुमति मांगी गई है, ये कहते हुए कि ये 300 साल से ये रथ यात्रा किया जा रहा है। और कुछ ही पिछले बार जो आपको संक्रमण को देखते हुए, कोविड के संक्रमण को देखते हुए इसकी अनुमति नहीं दी गई थी, तो इसी वजह इस साल हमें 101 श्रद्धालु के द्वारा ही ये संपन्न कराने की हमने अनुमति मांगी है। वहीं मौसीबाड़ी में रंग रोगन का काम शुरू हो चुका है। हालांकि मंदिर की साफ सफाई और रंगाई पुताई का मेले और रथ यात्रा से कोई मतलब नहीं है। यह हर साल होने वाली परंपरा का एक हिस्सा भर है। मेला वाला का तो कोई भरोसा नहीं है, तो कोर्ट वही जाने हैं और माँ का आशीर्वाद है जो भी है, और साफ सुथरा जैसे हर साल होता है तो हम लोग वही काम करते हैं। 300 साल पुरानी इस परंपरा को लेकर श्रद्धालुओं का भी यही कहना है कि संक्रमण में पूजा को महज आस्था और विश्वास के नजरिया से ही देखा जाए और रथ यात्रा और मेले जैसी भीड़ से फिलहाल बचना ही बेहतर है। अब क्या करें, अब भगवान का तो भी डर को जोगना है। भगवान ही सब कुछ है दुनिया में,
मतलब अपने दूरी बना के ही पूजा करके अपना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि इस रथ को खींचने में काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, लिहाजा पहले ही कह दिया गया है समिति की ओर से कि रथ यात्रा जैसी कोई चीज़ होगी ही नहीं, बल्कि सिर्फ सांकेतिक रूप से भगवान को 101 लोग जगन्नाथपुर मंदिर से मौसीबाड़ी तक ले जाएंगे और 300 साल की परंपरा का निर्वहन करने की सिर्फ कोशिश होगी, वो भी हाईकोर्ट से निर्देश मिलने के बाद। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।